हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप कि लॉकडाउन का जो है आप सही सही तरीके से यूज कर रहे होंगे। और आपके लिए ही मैं आपके ही डिमांड पर टॉपिक हमेशा लेकर आता हूँ। दिन भर ऑनलाइन क्लासेस के बाद में 9 o'clock के बाद आपके लिए स्पेशली टॉपिक लेकर आता हूँ। तो बच्चों चलो, अभी आपका ही डिमांड था एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, और इसमें जो टॉपिक है उसको ही डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। बच्चों, आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे जो एनर्जी मिलती है उसी एनर्जी से मैं आपके लिए डिफरेंट टाइप्स का वीडियोस लेकर आता हूँ। तो बच्चों, जो आपका टॉपिक है अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ड्यूअल नेचर है, ये बच्चों का डिमांड था। तो चलो हम लोग अभी इस पर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है बच्चों? whenever any, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना सुनना, whenever any charged particle accelerate, what is accelerate, then it transmit electric and magnetic field perpendicular to the each other। कहने का ये, अगर मैं इसे कैसे कह सकता हूँ, अगर यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक ये कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, तो इसके परपेंडिकुलर दो आपको इस टाइप से क्या होगा, अगर ये प्लेन में, अगर मैं इसे एक्सप्लेन लूँ, एक्सप्लेन में अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दिख रहा है तो इस वाई प्लेन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, और इस जेड प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरह से ये जो है आपका दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है। ओके, यहाँ पर यही है। तो इस चीज़ को आप एकदम से आप जान लें कि ये हमेशा क्या होता है बच्चों, ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इसी के परपेंडिकुलरली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव होता है। ये जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ बच्चों, वेव, व्हाट इज दिस। और फिर मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो ड्यूअल नेचर रखता है। तो देखो बच्चों, इसको इस तरह आप समझो कि जैसे साउंड है, मैं यहाँ से यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, ये बोल जो रहा हूँ ये इस रूम के सभी चारों तरफ आ रहा है, लेकिन क्या ये पेन, क्या ये चारों तरफ पूरा ट्रेवल कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो लाइट में एक, या फिर लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ही एक पार्ट है, उसका क्या कैरेक्टर होता है, ये दोनों का दोनों चीज होता है। ये कभी पार्टिकल नेचर शो करता है और कभी वो वेव नेचर शो करता है। इसी को हम कहते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आप जानते हो कि जिस तरह से साउंड को एक मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो ऐसा वेव होता है, इसको किसी मीडियम का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता। ओके, तो चलो बच्चों हम लोग इसको भी देखते हैं। ये डुअल नेचर जो शो करता है, वेव नेचर, और कभी हम कह रहे हैं कि पार्टिकल नेचर, इसी चीज को हम लोग अभी फोकस करने जा रहे हैं। ध्यान से इसी चीज को हम लोग अभी फोकस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि आप पहले वेव नेचर पर देखिए। देखो बच्चों, जो वेव नेचर जो है, इसका एक्सपेरिमेंट से कैसे कंफर्मेटरी टेस्ट आपको आता है। देखो, जैसे रिफ्लेक्शन है, आप देखे होंगे कोई भी अगर प्लेन है, यहाँ पर कोई लाइट जो रिफ्लेक्ट करके जाता है, दिस इज ड्यू टू द वेव। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन आपने पढ़ चुका है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अगर रिफ्लेक्शन वाला लाइट है तो ये क्या है, यहाँ पर इंसिडेंट का अगर रे है तो ये रिफ्लेक्शन वाला रे है। इन चीजों को हम लोग देख चुके हैं। रिफ्रैक्शन भी जो है इस टाइप से है। क्या होता है, यहाँ पर किसी दूसरे मीडियम में जाने के बाद उसका जो एंगल जो है थोड़ा सा चेंज होता है। ये आप रिफ्रैक्शन वाला भी आप देख चुके हो। डिस्पर्सन में क्या होता है बच्चों, जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म में मान लो कि पड़ गया, प्रिज्म में आया कोई भी लाइट, तो क्या होता है, ये अपने डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट कर जाता है, और इन अकॉर्डेंस विद द वेवलेंथ, है ना। तो जो भी सबसे ज्यादा आपका वेवलेंथ वाला होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है। विबग्योर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही जो आया था, विबग्योर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही आया था। जो उसमें वायलेट जो आप रेस देख रहे हो, ठीक है, इसका जो वायलेट कंपोनेंट है, इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, जब तो वो क्या करता है, यहाँ से निकलता है,
मैं आपको बस एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर मैं आना चाहूँगा, ठीक है। और इसी तरह से जो रेड होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा और उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वो ट्रेवल कर रहा है। इसका ये अर्थ है इन अकॉर्डेंस विद द वेवलेंथ वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर गया, स्प्लिट कर गया। चलो बच्चों, ये डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्या है? जिस तरह से आप ये देखो बच्चों, अगर कोई डोर ओपन है, ठीक है, डोर ओपन मैं कर दूं और यहाँ से मैं लाइट यहाँ पर से जाए, जब आप देखोगे कि लाइट क्या करता है, जो दूसरा अगर लाइट है वो किसी डोर यानी दूसरे रूम के बीच में जो एक डोर लगा हुआ है, अगर यहाँ से लाइट वहाँ जाएगा तो क्या वो दूसरा रूम में तो पूरा लाइटेड नहीं कर देता है? बस जो डोर अगर ओपन है तो उसका जो पार्ट है बस वहाँ तक वो लाइट दूसरे रूम को लाइटेड करता है। बट वो ये नहीं है कि चारों तरफ मुड़ मुड़ कर जैसे आप कार्टून में देखते हो, ठीक है, मोटू पतलू में, कि क्या करता है, कोई बॉल फेंके तो बॉल जो है जहाँ मोटू मुड़ा है ना, पतलू मुड़ा, बस बॉल भी उधर मुड़ रहा है, वैसा तो नहीं होता है। तो लाइट क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल कर गया, उसका एक फिक्स होता है। तो इस तरह से लाइट का है। तो वहां पर क्या है बच्चों, ये डिफ्रैक्शन तो है नहीं। डिफ्रैक्शन फिर क्या है? अब मैं यहाँ से साउंड, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ साउंड के थ्रू। अब क्या है कि ये डोर में केवल ओपन रखा हूँ, बट उस रूम में अगर आप उस कोने पर भी बैठे हो, दूसरे रूम के दूसरे एक किसी कोने पर भी बैठे हो, तब भी आपको आवाज आ रहा है। किसी भी कॉर्नर पर बैठे हो तब भी आपको आ रहा है। भाई हो कैसे रहा है तो अभी मैं कुछ देर पहले बोला था कि साउंड भी एक वेव है। तो क्या हो रहा है, वो वेव जो है जैसे जा रहा है वो चारों तरफ से फैल गया। वो चारों तरफ क्या किया, एक वेव चारों तरफ रूम के दूसरे रूम के भी चारों तरफ वो फैला, ठीक है। ये अलग बात है, वेव का जो है एक समय ऐसा आएगा कि उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं, बट जहां तक है वहां तक वो कॉर्नर तक में चला जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ओके, टू द परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर यहाँ पर एक आपने कुछ भी गोल्ड फॉइल का कोई भी चीज का एक शीट ले लिया, यहाँ पर हल्का सा आपने होल कर दिया, तो क्या होता है, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको यहाँ पर क्रिएट होता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको क्रिएट होता है। इसको अगर हम और अच्छे से समझना चाहें बच्चों, इसको और अच्छे से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। मान लो बच्चों कि इस तरह से कोई अगर लाइट आ रहा होता है, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी एकदम से छोटा सा एक होल कर, ओके, यहाँ पर आप कोई भी एक स्क्रीन, नॉर्मली जिंक सल्फाइड का भी स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन यहाँ पर आपने रख लिया। होता क्या है कि ये जो है यहाँ से क्या हुआ, लाइट क्रॉस किया और यहाँ पर इसी तरह करके हुआ। मतलब कहने का मेरा मतलब कि ये एक यहाँ जो कॉर्नर आपको दिख रहा होता है, इस कॉर्नर के अलोंग क्या हुआ, लाइट जो है पूरी तरह से वेव के फॉर्म में स्प्लिट कर गया, ठीक है, स्प्लिट कर गया और वेव के फॉर्म में यहाँ पर आया और एक कुछ डिफ्रैक्शन पैटर्न टाइप का आपको यहाँ पर स्क्रीन पर डेवलप हो जाएगा। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न कहा जाता है। इसको अगर हम लोग और अच्छे से समझना चाहेंगे तो हम लोग थोड़ा इंटरफेरेंस को भी देख लें। फिर मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा कि आप डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप ये देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर आया किसी होल से आप पास कराए तो, और यहाँ पर अगर आपने किसी स्क्रीन को रख दिया, इस टाइप का आपको लाइट और डार्क पैचेज करके एक मिलेगा। कहीं पर डार्क पैचेज होगा यानी कि मोटा, और यानी कि और कहीं पर आपको फेडेड पैच होगा। तो इस टाइप का एक पैटर्न बन जाता है, दिस पैटर्न इज सेड टू बी डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो यहाँ ये कहना है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या है, किसी बेंड यानी किसी कॉर्नर के अराउंड कोई अगर वहां पर वेव बेंड कर जाता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहें, डिफ्रैक्शन। अब जैसे लाइट का जो मैंने एग्जांपल लिया था, लाइट और दूसरे रूम को अगर हम यहाँ पर रेफरेंस में दूसरा रूम ले रहे हैं, बीच का जो डोर है उसको ओपन किए, लाइट का रेज यहाँ से वहाँ गया तो वो क्या हुआ, स्ट्रेट हुआ। हर दूसरे रूम के सारे कॉर्नर्स पर तो वो लाइटेड नहीं किया, है ना, जहाँ तक डोर खुला था उसी का इफेक्ट तक वो क्या किया, लाइटेड किया। बट साउंड क्या किया, चारों तरफ चला गया, यानी कि वो उस डोर से के कॉर्नर से भी जो है जाकर चारों तरफ वो एक अपना वेव का प्रेजेंस बना लिया, ड्यू टू विच
आप किसी कॉर्नर पर भी हो तो आपको साउंड आ रहा है। तो डिफ्रैक्शन पर यहाँ फोकस करिएगा आप। डिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग अराउंड एनी कॉर्नर्स। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से किसी कॉर्नर्स के अराउंड बेंड कर जाता है उसे हम क्या कहें? डिफ्रैक्शन। अब आओ बच्चों इंटरफेरेंस पर। इंटरफेरेंस क्या होता है? अब आप जान ही रहे हो बच्चों की क्या है? वेव है, इस टाइप से होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस यहाँ पर आप ये भी अच्छे से जान रहे हो कि ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक लैम्डा, इसको नीचे वाले को हम ट्रफ कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को क्रेस्ट कहते हैं, ऊपर वाले को क्रेस्ट कहते हैं, क्रेस्ट। नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं। ट्रफ मतलब ये और क्रेस्ट मतलब ये, ऊपर वाले को कहते हैं। ये एक कंप्लीट जो है लैम्डा है और ये आपका क्या है? एम्पलीट्यूड है। ध्यान से ये टर्म आप जान रहे हो। अब यहाँ ध्यान से ये देखो बच्चों, ये जो मैं इस तरह से जो लिखा हूँ, इस तरह से जो लिखा हूँ, ये इंटरफेरेंस के लिए। अब ये इंटरफेरेंस के लिए क्यों लिखा हूँ? फोकस करना है बच्चों। यहाँ क्या होता है, जैसे कोई वेव यहाँ जा रहा है, आप देखो बच्चों ये दोनों क्या वेव, आप बोलोगे तो सर ये सेम ही है। अगर मैं इसको इस तरह से कुछ कर दूँ, सेम करने के लिए मैं डिनोट करूँ, एक ही लाइन पर है, ठीक है, ताकि आपको और भी सहूलियत हो जाए। तो आप ऐसे चीज को कहते हो कि सेम फेज है। जब क्रेस्ट का पॉइंट एकदम सेम लोकेशन पर दोनों आ जाए, ये मैं ये कह रहा हूं कि दो रेडिएशन है, एक रेडिएशन का क्रेस्ट यहाँ और इसका क्रेस्ट दोनों का पॉइंट एक है, यहाँ भी वही है, ठीक है, ट्रफ दोनों का एक है। इस टाइप से कुछ रहे, इसको हम क्या टर्म देते हैं? सेम फेज। इसको कहते हैं सेम फेज। जब इस टाइप के दो फेज क्या करते हैं? मर्ज करते हैं, तो क्या होता है कि ये मर्ज करके और भी अच्छे से, जैसे अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो दोनों मिलकर रिजल्टेंट बड़ा हो जाता है, ठीक है, दोनों का समेशन हो जाता है और एक यहाँ पर जो बनता है वो बिगर वेव बनता है। इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ध्यान से, ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा केस क्या आ सकता है बच्चों, आप ध्यान दो, अगर यहाँ पर इस लाइन पर अगर ये क्रेस्ट है और इस लाइन पर आपको ट्रफ है, उल्टा हो सकता है। इस लाइन पर आपको क्या है? क्रेस्ट, ये ट्रफ दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्रेस्ट दिख रहा है, तो इस टाइप से हो गया। तो इस तरह का जब आपको सीन दिख रहा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉट इन फेज, ठीक है, अपोजिट फेज। जब अपोजिट फेज में होता है तो ये दोनों का जो समेशन होता है कुछ इस तरह से हो जाता है कि ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है। कहने का ये मेरा मतलब है कि किस फेज पर आपका दो वेव कोलाइड कर रहा है, दो वेव इंटरफेरेंस कर रहा है, ये डिपेंड कर जाता है ना। इधर से जा रहा था एक वेव, दूसरा वेव भी इधर से आ गया, इसको आप क्या कहते हो? नॉर्मल भाषा में इंटरफेयर कर दिया। तो यहाँ पर वेव जब एक दूसरे में इंटरफेयर करता है तो उसको कहते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। अब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, उसको हम लोग इसी तरह से समझते हैं। समझ गए बात आप? चलिए अब हम इसको दोनों को कंबाइंड करके एक ऐसा एग्जांपल लें जिससे कि हम लोग अच्छे से समझें। मान लो बच्चों की कुछ एक निडल यहाँ पर हम यहाँ पर रख रहे हैं। ध्यान से, यहाँ पर एक निडल टाइप का रख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कोई स्क्रीन रख रहे हैं। वो क्या रहा है? यहाँ से बहुत सारा परपेंडिकुलर लाइट हम लोग यहाँ पर भेज रहे हैं। ध्यान से, यहाँ पर टर्म में क्या यूज किया? परपेंडिकुलर। आप बोलोगे इसका जो यहाँ शैडो बनेगा, यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ तक बनेगा, है ना। होता क्या है कि इधर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कुछ क्या होगा, यहाँ पर पड़ेगा एकदम कॉर्नर में, वो क्या करेगा? डिफ्रैक्ट कर जाएगा। यहाँ पर इसी टाइप से कुछ यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी पड़ता रहेगा। तो होता क्या है बच्चों, आप नॉर्मल क्या देखोगे, इसके टिप के पास यहाँ पर फेडेड होता है, फेडेड हो सकता है। और यहाँ पर आप कंटिन्यू जब देखोगे ना, तो कंटिन्यू यहाँ पर फेड है, यहाँ पर फिर डार्क है, यहाँ पर यानी कि लाइट आपको यहाँ पर लाइट, तो यहाँ पर डार्क, यहाँ लाइट, तो फिर यहाँ पर डार्क, कुछ इस टाइप का आप देखोगे। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इस चीज को हम लोग को देखना चाहिए, इस चीज को हम लोग को देखना होगा, ऐसा होता क्यों। देखो बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा,
ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, विच इज डिफ्रैक्शन, अभी हम लोगों ने देखा था। होता क्या है बच्चों, आप देखो जब दो वेव मिले यहाँ से यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ से यहाँ पर आके दोनों मिल गया, तो आप देखो ये अगर L1 लेंथ है, ये अगर L2 लेंथ है, L1 ग्रेटर देन L2 आपको डायरेक्टली दिख रहा है। व्हाट डज इट मीन कि इसका भी ये वेव जो है ये कुछ ज़्यादा ट्रेवल किया, ये वेव कुछ कम किया। में पॉसिबल क्या हो सकता है, ये वेव जो है अगर ऊपर वाले वेव को अगर हम लोग देखें तो अगर ये कुछ इस टाइप से ट्रेवल किया, में पॉसिबल कि ये नीचे वाला जो वेव है, ठीक है, नीचे वाला जो वेव है कुछ इस टाइप से आपको ट्रेवल करेगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, इसका ये पॉइंट को मैं सेम लेकर चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पर यहाँ ध्यान दो। होता क्या है, ये हम कह सकते हैं बच्चों कि ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है, सेम फेज में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई लेंथ कुछ भी हो, फेज तो सेम है, इसका क्रेस्ट का पॉइंट इसका क्रेस्ट का पॉइंट सेम है, इसका ट्रफ का पॉइंट इसका ट्रफ का पॉइंट सेम है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे। अब क्या होता है बच्चों कि ऐसे को हम कहते हैं कि सेम फेज में, तो ये क्या करना है, हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। अब आप ये भी देखो कि ये जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या एक और चीज़ देखो, जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो यहाँ से यहाँ तक में अगर आप देखो तो क्या है, एक लैम्डा का डिफरेंस होगा, है ना, एक लैम्डा का डिफरेंस हो रहा है। जब ये एक लैम्डा का डिफरेंस होगा तो ये पाथ डिफरेंस आपको, और ये क्या हो गया, पाथ डिफरेंस, यहाँ से यहाँ पर अगर देखो तो कुछ एक पाथ डिफरेंस होगा, L2 माइनस L1 जो है क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा, यही होगा ना। और यहाँ पर वेव के फॉर्म में पाथ डिफरेंस यही हो गया, इतना पाथ ये ज़्यादा चला, इतना पाथ ये वाला नीचे वाला वेव कम चला। तो हम कहते हैं कि जब पाथ डिफरेंस, जब n, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो जब पाथ डिफरेंस आपका n लैम्डा होता है, वेयर n इज इंटीजर, ठीक है, वेयर n इज इंटीजर, ठीक है, जब ऐसा केस होता है, जब वेयर n इज इंटीजर, तब कहते हैं कि ये पॉजिटिव इंटरफेरेंस है या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और इसके कारण हमेशा क्या होगा, ये डार्क पैचेज बनाएगा। जब ऐसा केस आया बच्चों, तो एक ऐसा भी तो केस आ सकता है जबकि कुछ इस तरह से है और कुछ इस तरह से हो जाए, ध्यान से, यानी कहने का मेरा मतलब यहाँ पर आपका क्रेस्ट है तो यहाँ पर ट्रफ हो जाए, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में आप ध्यान दो कि कितना क्या कितने का डिफरेंस आ रहा होता है, ये होता है लैम्डा बाई 2, ठीक है। ऐसे में, ऐसे केस में आपको लैम्डा बाई 2 यानी कि आधा वेवलेंथ का जब होता है, अगर दो वेव आपस में इंटरफेयर किया, आप यहाँ से यहाँ देखो ना, यहाँ से यहाँ इसका जो है, या आप ये भी सोच सकते हो इधर से इधर, ये कितना हो गया, ये तो लैम्डा बाई 2 हुआ ना, क्योंकि यहाँ तक का मैं बोल रहा हूँ। जब ये यहाँ से यहाँ ऐसा होगा तब जाकर लैम्डा होगा, बट यहाँ तक तो क्या हो गया, लैम्डा बाई 2। तो यहाँ भी वही है, ये झुका हुआ चीज यहाँ पर, ये और ये उठा हुआ चीज, यानी ये कितना है, लैम्डा बाई 2 हो गया। तो जब पाथ डिफरेंस, जब आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाता है, यहाँ भी आप n को मान सकते हो क्या, इंटीजर, या ऐसा केस जब हो जाता है तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको हम लोग क्या कहें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर क्या हम लोग देखें कि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो लाइट पे चल जाएगा, ठीक है, पूरा। अब कहीं पर क्या होगा, कहीं पर ऐसा केस नहीं, कहीं पर आपको क्रेस्ट का वो पॉइंट और बीच वाला ये पॉइंट मिल जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ा कम पेज, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर कम डार्क होगा, इस टाइप से रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इस तरह से बनता है डार्क पैचेज, लाइट पैचेज, डार्क पैचेज, लाइट पैचेज, मतलब ये इंटरफेरेंस पर डिपेंड कर जाता है। तो ये सारे चीज जो आप देखे बच्चे, ये क्या चीज को बताया, ये वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बताया। इन चीज़ों को आप यहाँ पर देखें।
अब यहीं पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है, प्लांक क्वांटम थ्योरी आता है। तो बच्चों क्या हुआ कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो बहुत सारी चीज़ों को देखा गया कि भाई यहाँ तो वेव थ्योरी तो काम किया। तो मैक्सवेल ये बोला भाई जो वेव थ्योरी यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का उसने दे दिया बहुत अच्छे से। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहाँ पर आपका ये चीज़ काम नहीं कर रहा था। ये जो आप देख रहे हो ये सब चीज़ जो है यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा था। तो इन चीज़ों को ये करने के लिए प्लांक जो है अपना एक थ्योरी डेवलप किया, उसको हम लोग कहते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी। इन चीज़ों को भी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आसान होगा आपके लिए। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या होता है बच्चों? प्लांक ने ये कहा, सबसे पहले आपको मैं बोला था कि दो कैरेक्टर होता है, बस यहीं पर आप देखो। जब दो कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ, आपको जब साउंड के तरह आप देखें कि एक वेव का कैरेक्टर लाइट के पास भी है, और लाइट को तो और भी किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या है कि प्लांक कांस्टेंट क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ये पार्टिकल बिहेवियर भी दिखाता है। पार्टिकल बिहेवियर का ये अर्थ हुआ कि साउंड तो उधर तक पहुंच रहा है, बट ये पेन अगर मैं देखूं ये तो लोकलाइज्ड है। इसका ये अर्थ हुआ कि वेव आपको डीलोकलाइज्ड कैरेक्टर है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, एंड दिस पेन इज रिप्रेजेंटिंग लोकलाइज्ड कैरेक्टर ऑफ दिस पेन, है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का भी एक पार्टिकल कैरेक्टर होता है विच इज सेड टू बी लोकलाइज्ड। और उसमें प्लांक क्वांटम ये कहता है कि जो लाइट जो होता है ना, जो लाइट जो एमिट करता है, ध्यान से यहाँ पर, लाइट जो एमिट करता है वो कुछ हमेशा वेव के फॉर्म में नहीं करता है, कुछ आप हमेशा इसको इस तरह से ही नहीं समझे कि हमेशा आपको वेव के ही फॉर्म में करता है। वो एक पैकेट में एक एनर्जी जो है एक पैकेट में अपना फेंकता है। व्हाट डज इट मीन? एक जैसे मान लो कि एक लंच बॉक्स है, उसमें उस लंच बॉक्स के अंदर रहने वाला को हम ट्रीट करते हैं कि मान लो कि एनर्जी है। अगर मैं आपको वहाँ से फेंक रहा हूँ, जब लंच बॉक्स मेरे हाथ में है तो वो लोकलाइज्ड है, वो एक पार्टिकल है ना। उस लंच बॉक्स के अंदर आप ये मान के चलो कि एक पैकेट है, उस पैकेट के अंदर एनर्जी फुलफिल है। उस एनर्जी को हम बहुत स्पीड में फेंक रहे हो, काफ़ी स्पीड में फेंक रहे हैं, और आप वहाँ पर हो, आपके ऊपर, यानी आप एक मेटल का सरफेस हो, मान लो मेटल का सरफेस है, इस टाइप से मेटल का सरफेस हो, मैं यहाँ पर फेंक रहा हूँ तो वो एनर्जी का पैकेट यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, कोई एक वेव के फॉर्म में नहीं पहुँच रहा है। इसके दो एनर्जी के पैकेट के बीच में एक थोड़ा सा भी तो एक मिनिमम स्पेस होगा। यानी जो प्लांक ये कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो कंटिन्यू नहीं है, वो डिसकंटिन्यूड है। थोड़ा सा भी तो गैपिंग होगा। कितना भी मैं स्पीड में कोई पत्थर को फेंकूं तो क्या होगा, थोड़ा भी तो दो पत्थर के बीच में गैपिंग होगा। व्हाट डज इट मीन कि दोनों पत्थर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूड हो गया। उसी यही चीज प्लांक कांस्टेंट कहा था, सॉरी प्लांक जो है अपने थ्योरी में कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पार्टिकल बिहेवियर को बताता है। अब पार्टिकल बिहेवियर को बताने के लिए बेसिकली जो यहाँ पर मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, दो चीज को कर रहा हूँ, ठीक है। पहला मैं करता हूँ, चलो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ही करता हूँ। देखो बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा भी अगर देख लूँ मैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इसी में आता है। ये दोनों चीज जो है, ये दोनों चीज वेव कैरेक्टर से डिस्क्राइब नहीं हो पाया था, ये दोनों जो है आपको पार्टिकल कैरेक्टर से ही हुआ था। अब मान लिया जाए कि कोई हम आयरन के मेटल को लिए, उसको बहुत ज़्यादा गर्म किए, कंटिन्यू गर्म करने के बाद क्या हुआ, वो रेड हो गया। जब रेड हुआ तो फिर होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि और मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊँ, ठीक है। तो क्या होगा, और भी डार्क रेड, और भी डार्क रेड, है ना, और भी टेम्परेचर बढ़ाऊँ और कंटिन्यू डार्क रेड। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि पहले वो रेड तो आपको दिखेगा, फिर उसके बाद वो समटाइम्स फिर वो येलो भी दिखेगा, फिर उसके बाद वो और भी आके ब्लू दिखेगा,
तो मतलब कहने का क्या है कि उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। भाई कलर क्यों चेंज होता है? तो इन चीज़ों को कौन लेकर आया था? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, जो ये बताया कि इसका जो है वेव, अगर मान लो कि सेम टाइप का वेव होगा तो उसका तो रेडिएशन का जो भी वेवलेंथ होगा वो तो सेम रहेगा, है ना। जब सेम रहेगा वेवलेंथ तो क्या होगा, भले ही उसमें इंटरफेरेंस के कारण उसका जो डार्कनेस है, यानी वो और भी शार्प कलर का होगा। मान लो रेड है तो और डार्क रेड होगा, और भी डार्क रेड होगा। इसको कहते हैं हम लोग कि ज़्यादा इंटेंसिफाइड ये रेडिश कलर आ गया। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर देता है। इसी चीज़ को ब्लैक बॉडी रेडिएशंस ने बताया था। वो क्या किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, एक्सपेक्टेशन तो था उसका यही। जैसे मान लो एक्सपेक्टेशन को अगर हम और अच्छे से समझे, मेरा ये देखो एक्सपेक्टेशन वाला टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरा लैम्डा है, ये इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी रिप्रेजेंट की, मान लो कि कोई टेम्परेचर है, पहले हम जो रेड मेटल, ये आयरन मेटल को दिए थे, वो टेम्परेचर और बढ़ा, T1 आया, और बढ़ा T2 आया, और बढ़ा T3 आया। इस टाइप से मेरा बढ़ता गया। तो हमारा जो रेडनेस था, यानी रेडिश कलर, और इंटेंसिफाइड होकर डार्कनेस होना चाहिए था। व्हाट डज इट मीन कि अगर कुछ इस टाइप से है मेरा, हमेशा अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर T1, T2, T3 और T4 कुछ इस टाइप से रखा, तो ये जो है एक इसमें इंटेंसिटी में जो मेरा देखा गया कि एक टाइम जो भी आपका है उसका वेवलेंथ तो बढ़ा, देन आफ्टर आपका टेम्परेचर जो है, मतलब इस टेम्परेचर पर आपका फिर जो है वेवलेंथ वो कंटिन्यू डिक्रीज करता गया। ठीक है, ये चीज़ था। और ये मेरा जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो भी मिलना था, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाए, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ा, तो एक्सपेक्टेशन था कि मेरा वेवलेंथ हमेशा सेम रहेगा। ये अगर लैम्डा 1 है, ये मेरा लैम्डा 1 यानी कि वेवलेंथ मेरा सेम रहेगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। हमेशा वेवलेंथ मेरा एक रहेगा, व्हाटएवर भी था, केवल इंटेंसिटी बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो इंटेंसिटी उस कलर का बढ़ेगा, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या था, जैसे आपने कुछ ऐसा किया, यहाँ पर अगर ये T1 वाला है, ये अगर T2 वाला है, T1, ये T2, ये T3, ये ऐसा ही कुछ है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर T3 कर दो। तो बच्चों इस तरह का होने लगा, यानी कि यहाँ पर अगर लैम्डा है, लैम्डा 1, इस तरह का लैम्डा यहाँ पर 2, इस तरह से यहाँ पर लैम्डा 3, इस तरह से यहाँ पर आपका लैम्डा 4। आप क्या देखें, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, आपका रेडिएशंस जो है उसका वेवलेंथ चेंज हुआ। उसका जो वेवलेंथ चेंज हुआ, तो वेवलेंथ चेंज का क्या मतलब हो गया, विबग्योर जब आप पढ़े थे, ड्यू टू द डिफरेंस इन वेवलेंथ, आपका वो क्या हुआ था, आपका जो लाइट का कलर आपका चेंज किया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन यही कहता है कि आपका एक्सपेक्टेशन था कि सेम होना चाहिए, क्योंकि वेव आपका सेम है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और जो है वेवलेंथ आपका डिफरेंट हो गया। यही आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशंस था। अब यहाँ पर दूसरा टर्म हम लोग देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे हम लोग अच्छे से पार्टिकल कैरेक्टर को समझेंगे। मान लो बच्चों कि अगर ये मेरा एक मेटल सरफेस है, यहाँ से रेडिएशन यहाँ पर पड़ा, ठीक है। तो होता क्या है, अगर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाला आपने यहाँ पर रेडिएशन को पुट किया, तो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विदाउट लैगिंग एनी टाइम, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से निकल गया, रिलीज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। ऐसे फिनोमिनन को, ऐसे इस टाइप के सारे फिनोमिनन को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक